नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं CM। पिछली क्लास में हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था मौर्य वंश के शासकों के बारे में और मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। आज हम पढ़ने जाएंगे मौर्य कला के बारे में। तो मौर्य कला की बात करें तो जो सबसे पहले भारतीय समाज में कला का विकास देखने को मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन के बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन बहुत अच्छा था। वहाँ पे बहुत सारी चीजें, जो नगरीय जीवन था वो बहुत ही अच्छा और सुव्यवस्थित था। इसी तरह हम देखते हैं कि बाद में जाके मौर्य समाज में सबसे पहले, मौर्य काल में सबसे पहले कला का विकास होना शुरू होता है। तो अब हम देखते हैं मौर्य कला के बारे में। पहले देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मौर्य समाज में कला का विकास होता है। विकास होता है और मौर्य समाज, मौर्य काल में भी किस काल में? अशोक के काल में। मुख्य किसके काल में? अशोक के काल में। अशोक ने बहुत से शिलालेखों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, गुफा लेखों का निर्माण का बहुत सारे और स्तूप, बौद्ध धर्म के स्तूपों का निर्माण करवाया था। अब हम देखेंगे कौन कौन से प्रमुख स्तूप या फिर शिलालेख थे जिनका अशोक ने निर्माण करवाया था और जो मौर्य शासक थे उन्होंने निर्माण करवाया था। तो अब पहले हम देखते हैं शिलालेखों का निर्माण। पहले देखते हैं शिलालेख। तो शिलालेख क्या होते हैं? एक पत्थर होता है जिसके ऊपर कुछ अंकित किया होता है, उसको शिलालेख बोलते हैं। तो अशोक के काल में कुल 14 शिलालेख ज्ञात होते हैं। और ये सबसे पहले खोदे किसने थे? सबसे पहले खोज किसने की थी? तो पादरेली फेलेंथर थे जिन्होंने सबसे पहले खोज तो कब की थी? 1750 ईस्वी में। अब इनको खोजने के बाद जो उस पे लिखावट थी, जो लिखी गई थी, वो हिंदी और संस्कृत में नहीं लिखा था, वो थी ब्राह्मी। कौन कौन सी लिपि थी? लेखन और जो लेख लिखे गए थे वो कौन सी लिपि में लिखे गए थे? लेखन लिपि। तो वो था ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। जो 14 शिलालेख थे वो 4 भाषाओं में लिखे गए थे, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ज्यादातर लेख कौन से भाषा में लिखे गए थे। तो सबसे ज्यादा जो शिलालेख लिखे गए थे वो किस में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में। और ये भारत का मैप है, देखिए एक बार, ये भारत का मैप है जो पहले अफगानिस्तान का क्षेत्र में भी भारत में था। और ये सारा जो मध्य भारत का क्षेत्र था ना, जो इस पे जितने भी शिलालेख मिले पाटलिपुत्र में, इनमें जो भी शिलालेख मिले उनमें लगभग में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग है। और जो अफगानिस्तान के क्षेत्र के आसपास के जो लेख थे उनपे ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा हुआ मिला। जो खरोष्टी लिपि है वो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पे मिले हैं। और ग्रीक और अरमाइक लिपि जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है था,
जो ग्रीक और अरमाइक लिपि था वो कहाँ पे था? अफगानिस्तान में स्थित था। अब हम देखते हैं जो 14 शिलालेख थे उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 14 के 14 याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में देखते हैं। तो उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो सबसे पहले भारत में कला के बारे में, कला का विकास कब हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के समय हुआ था। और उसके बाद कब हुआ? मौर्य समाज और मौर्य काल के टाइम में होता है। तो कला का विकास का मतलब क्या होता है? कुछ शिलालेखों का निर्माण करवाया था मौर्य शासकों ने, कुछ गुहा लेखों का निर्माण करवाया था, कुछ स्तंभों का निर्माण करवाया था, उनके ऊपर कुछ धर्म संदेश लिखे थे, वो कला का विकास था। तो हम देखे थे पहले शिलालेख। तो सबसे पहले अशोक के काल के शिलालेख का पता किसने लगाया था? एक फेलेंथर नाम से अंग्रेज था, उसने करवाया था। और लेखन और लिपि जो थी इसमें लिखी हुई वो 4 तरह की लिपि थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। अब हम देखते हैं इनको पढ़ा किसने था सबसे पहले। तो खोज किसने की थी? खोज की थी फेलेंथर ने की थी। और पढ़ा किसने था? तो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप थे। जिन्होंने सबसे पहले पढ़ा था। और कब पढ़ा था? 1857। इसको ऐसे भी याद रखते हैं, 1857 की क्रांति से याद कर सकते हैं। तो 1857 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के काल के शिलालेख थे जिनको ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा गया था उनको पढ़ा था। और जो इंपॉर्टेंट शिलालेख है उनके बारे में देखते हैं हम। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं वो बताता हूं आपको। जो पहला इंपॉर्टेंट शिलालेख है वो है, पहला शिलालेख था जो, तो इनको नंबरिंग दी गई है 1 से लेकर 14 तक। जो उसमें से पहला शिलालेख था वो एक इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या लिखा, उसके बाद में क्या लिखा है? पशु बलि। तो पहला जो शिलालेख है वो कब लिखा? पशु बलि की निंदा की है उसमें। पशु बलि मतलब पशुओं को मारना था, जो भगवान को चढ़ाने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी, या फिर जिनको कुछ पशुओं को खाया जाता था, उन पशुओं की निंदा की है पहले शिलालेख में। और जो अशोक का किचन था उसमें भी मोर का मांस बनता था, लेकिन अशोक ने ये भी एक लिखा था कि उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अब जो है इंपॉर्टेंट है वो है चौथा। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है चौथा। तो उसमें भेरी घोष, जो चौथे शिलालेख उसमें क्या लिखा है? भेरी घोष। भेरी घोष का मतलब क्या है? तलवार के दम पे शासन, दम पर शासन को छोड़कर धम्म घोष, धर्म का रास्ता अपनाने की, धम्म घोष से शासन को बढ़ावा दिया है। तो चौथे में क्या लिखा है? भेरी घोष मतलब तलवार के दम पे जो शासन होता था उसको छोड़कर धर्म के रास्ते पे चलकर शासन को बढ़ाने को बोला। और ये किस बात की बात है? आपको पता है अशोक में पढ़ा था हमने कि कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग के युद्ध में अशोक ने इतने सारी मृत्युएं देख के वो विचलित हो गया था। उसके बाद उसने धर्म का रास्ता अपनाया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो उसी के क्रम में उसने कहा था कि भेरी घोष को छोड़कर, मतलब तलवार के दम पर शासन को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलकर शासन बढ़ाना ज्यादा उचित समझा। अब हम पढ़ेंगे 5वां
पांचवा था, उसमें एक पद की नियुक्ति की थी, वो थी धर्म महामात्रों। तो पांचवें शिलालेख में क्या लिखा था? धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। इसमें धर्म महामात्र कौन थे? एक ऐसा पद था जो हर 5 साल में जगह जगह घूमकर धर्म प्रचार करते थे। तो एक ऐसा पद नियुक्त किया गया जिसको धर्म महामात्र बोला जाता था। वो हर 5 साल में जगह जगह घूमकर धर्म के प्रचार में के लिए काम करता था। आपको पता है अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार का जो श्रेय दिया जाता है वो अशोक को दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे 7वां और 8वां। जो 7वां और 8वां है उसमें जो अशोक ने तीर्थ यात्राएं की थी, और कौन सी तीर्थ यात्राएं? धर्म से रिलेटेड जो तीर्थ यात्राएं की थी उनका वर्णन मिलता है। अब देखते हैं हम कौन सा लास्ट 13वां। जो 13वां था इसमें लिखा था कलिंग युद्ध के बारे में। तो कलिंग युद्ध के बारे में कब हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? 13वें शिलालेख से मिलती है। पहले शिलालेख से क्या मिलती है? पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे में भेरी घोष और बरी घोष को छोड़कर धर्म घोष का बढ़ावा देने की बात कही गई है। 5वें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी जो हर 5 साल में घूम कर धर्म का प्रचार करते थे। और जो 7वां और 8वां है उसमें तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। अब जो लास्ट है वो है 13वां, वो है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख है जो आपको याद होने चाहिए। तो पहला, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां और 13वां। तो अब हम देखते हैं, हमने देखा शिलालेखों के बारे में। तो शिलालेखों के बाद हम देखते हैं क्या? स्तंभ के बारे में देखते हैं। तो शिलालेखों के बाद अब हम देखते हैं स्तंभ के बारे में। स्तंभ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिलर्स बोलते हैं, जिनको पिलर्स बोलते हैं। तो पिलर्स क्या होते थे? कुछ पिलर्स होते थे जिन पे कुछ पशुओं की आकृति बनी होती थी और उनसे कुछ धर्म संदेश दिया जाता था, उसको स्तंभ बोलते हैं। तो जो सबसे प्रमुख स्तंभ है वो है सारनाथ स्तंभ। आपने सबने सुना होगा इसके बारे में। सबसे प्रमुख स्तंभ कौन सा है? सारनाथ। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उस पे जो 4 सिंहों की आकृति बनी गई है वो सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया था। तो सारनाथ स्तंभ, और इसमें क्या क्या है? 4 सिंह है, और नीचे की जो हेड पर है वो 4 सिंह हैं, और नीचे जो है वो है घोड़े की आकृति है, बैल की आकृति है, हाथी की आकृति है और सिंह की आकृति है। तो सारनाथ स्तंभ है, उसमें जो ऊपर हेड है उस पे क्या है? 4 सिंह है, घोड़े की आकृति नीचे है, बैल है, हाथी है और सिंह है। और जो कुल स्तंभ मिले हैं मौर्य वंश के वो कितने मिले? 7। कुल 7 स्तंभ मिले हैं मौर्य वंश के। उसमें से एक है सारनाथ का स्तंभ जो इंपॉर्टेंट है। तो सारनाथ का स्तंभ की क्या इंपॉर्टेंस है? सारनाथ का स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ के स्तंभ से ही लिया गया है। और एक चक्र है जिसके अंदर 24 डायमीटर्स हैं, 24 डायमीटर्स हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रकृति चक्र।
सारनाथ स्तंभ में क्या है, 4 सिंह हेड पर है और जो नीचे है बॉटम में है वो ये घोड़ा है, बैल है और हाथी और सिंह की आकृति बनी हुई है और एक चक्र बना जिसमें 24 स्टिक्स लगी हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकृति चक्र, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी बना हुआ है बीच में। अब हम बात करते हैं गुहा लेखों के बारे में। तो गुहा लेख क्या होता है, बड़े बड़े पहाड़ों को जब काट कर उनमें गुफाएं बनाई जाती है और अंदर की साइड कुछ लेख लिखे जाते हैं। और गुफाएं क्यों बनाई जाती थी, कुछ धार्मिक लोग होते थे जो भिक्षुक होते थे, वो वहां पे निवास कर सके अलग अलग परिस्थितियों में। जो पहाड़ों को काट कर जो गुफाएं बनाई जाती थी उसको गुहा लेख बोलते हैं। और क्यों बनाई जाती थी, क्योंकि जो भिक्षुक होते थे वो आपातकाल परिस्थितियों में वहां निवास कर सके। आपातकाल परिस्थितियों में वहां निवास कर सके। और ये जो गुफाएं होती थी उनके अंदर उनको स्मूथ करके वहां पे कुछ लेख लिखे जाते थे। धार्मिक लेख लिखे जाते थे। और इन गुफाओं का अलग अलग नाम भी होता था। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, अशोक का जो पुत्र था, अशोक का पौत्र, ग्रैंडसन, जो अशोक का ग्रैंडसन या पौत्र था, उसने नागार्जुन पहाड़ियों को कटवाकर गुफा बनवाई थी। अब हम बात करते हैं स्तूपों के बारे में, जो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, तो जहां पे बौद्ध भिक्षुओं की। अब हम बात करते हैं स्तूप। तो स्तूप क्या होता है, एक हेमिस्फेरिकल गुंबद होता है ऐसा। इस तरह का एक स्तूप होता है। यहां पे जो है जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे, उनकी अस्थियों को संभाल के रखा जाता था। इस पार्ट में जो बौद्ध धर्म के गुरु थे, बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे, उनकी अस्थियों को संभाल के, यहाँ अवशेषों को संभाल के यहाँ रखा जाता था। और ये एक घुमताकार, इसको बोलते हैं स्तूप। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने ऐसे 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। लेकिन ये संभव नहीं, इतने जो कुछ अति ज्यादा बता रखे हैं, इतना नहीं मिले हैं। लेकिन कुछ स्तंभ है जिनका निर्माण जरूर करवाया था, और उसमें से 2 प्रमुख हैं, सांची का स्तूप एक है भरूच का स्तूप, दोनों ही मध्य प्रदेश में
हैं। अब हम बात करेंगे अशोक का जो धर्म मार्ग था उसके बारे में। तो जैसे आपको पता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। कलिंग युद्ध कब था? 261 ईसा पूर्व में था कलिंग युद्ध। उसके बाद उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बहुत सारी हत्याएं देखकर वो विचलित हो गए। उसके बाद उन्होंने धर्म का मार्ग और धर्म का मार्ग अपनाया था और बौद्ध धर्म अपनाया था। तो कई इतिहासकार बोलते हैं कि जो अशोक का धर्म था वो नैतिकता, सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं था, वो एक नैतिकतावादी धर्म था। अशोक का धर्म नैतिकतावादी धर्म माना है अशोक के धर्म को। तो क्या माना है? अशोक के धर्म को नैतिकतावादी धर्म माना था क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छाइयां थी, बहुत सारे और जो धर्म थे उनकी अच्छाइयां भी अशोक का जो धर्म था, अशोक जो जिस धर्म को मानते थे उसमें थी। और इन्होंने मुख्य ने कौन से धर्म को माना? तो बौद्ध धर्म को। उन्होंने बौद्ध धर्म को माना और उन्होंने बेरी घोष को छोड़कर धर्म घोष को अपनाने की बात कही। अब इन अशोक के धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में उन्होंने बहुत सारी तीर्थ यात्राएं की, धार्मिक यात्राएं भी की, जिससे लोगों को एक उत्साह मिल सके धर्म घोष को अपनाने का। तो उन्होंने कुछ जो तीर्थ यात्राएं करती उनके बारे में पढ़ेंगे हम। और जो प्रचार किया था तो अशोक के पुत्र थे, अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। तो अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा था। अशोक ने उनको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म प्रसार के लिए वहां पे श्रीलंका भेजा था। और जब श्रीलंका गए थे तो उनको एक पीपल का पेड़ दिया था। पीपल का पेड़ क्यों दिया था? कि आपको पता है गौतम बुद्ध को एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए उनको एक पीपल का पेड़ दिया था। और किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा, उसकी पुत्री थी संघमित्रा, उनको श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका के राजा के पास, और भेंट के स्वरूप एक पीपल का पेड़ भेजा था। बाद में श्रीलंका के राजा ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और ऐसे ही अपनी पुत्री संघमित्रा को उन्होंने नेपाल भेजा था। नेपाल भी किसके लिए भेजा था? नेपाल भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बोला था। और आज हम देख रहे हैं कि जो प्रमुख धर्म है बौद्ध, नेपाल में और श्रीलंका में जो प्रमुख धर्म है वो बौद्ध धर्म है। एक इंपॉर्टेंट बात है, अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। अशोक ने महामात्रों की नियुक्ति की थी। ये महामात्र कौन थे? महामात्र एक ऐसा पद था जिसमें कुछ लोग नियुक्त किए जाते थे और वो हर 5 साल में जगह जगह जाकर धर्म प्रचार करते थे। अब हम देखते हैं अशोक की धार्मिक यात्राएं। तो अशोक की धार्मिक यात्राओं के बारे में बात करते हैं। तो धार्मिक यात्राओं की बात करें तो प्रमुख धार्मिक यात्राएं थी, तो उनको क्रम से याद रखना है। पहली जो धार्मिक यात्रा थी तो कलिंग के युद्ध के जस्ट बाद 1 साल, तो कलिंग का युद्ध हुआ कब हुआ था? जब वो राजा बना उसके 9वें वर्ष में हुआ था और ये 10वें वर्ष की बात है। 10वें वर्ष में उन्होंने बोध गया की यात्रा की थी। और बोध गया की क्यों की थी? क्योंकि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर उन्होंने की थी
कुशीनगर की, कुशीनगर के बाद उन्होंने की थी लुम्बिनी की, और लुम्बिनी की बात की थी कपिलवस्तु की, और सारनाथ की, और लास्ट की थी तो ये आप देखेंगे कि जितने भी इन्होंने यात्रा की थी वो सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो गया थी जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर उनको महान परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी उनका जन्म क्षेत्र था, अब सारनाथ था जो वहां पे उन्होंने पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। तो ऐसे उन्होंने ये यात्राएं की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको आई बटन में और यहाँ कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।